Hello everyone and welcome back to my channel. This is class 10th Banking and Insurance Unit 3. It is about utility services of a bank, right? So let's start with the topic. The first topic is about remittances through bank draft. अब डिमांड ड्राफ्ट क्या होता है? डिमांड ड्राफ्ट एक तरह से रिटर्न इंस्ट्रक्शन होती है जो बैंक यू नो दैट कि एक पर्टिकुलर बैंक की बहुत सारी ब्रांचेस होती है. सो एक एग्जांपल मैं लेती हूँ. लेट द नेम ऑफ द बैंक इज स्टेट बैंक ऑफ इंडिया. तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सपोज ब्रांच ए है. ये रिटर्न इंस्ट्रक्शन दे रही है, ठीक है, दूसरी ब्रांच को. दूसरी ब्रांच है, लेट इट बी बी, राइट. इट इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ब्रांच ए, इज गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ब्रांच बी दैट कि ब्रांच बी को एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करनी है एक स्पेसिफिक पर्सन को, ठीक है. जैसे आप ब्रांच ए में जाते हैं, ठीक है, और डिमांड ड्राफ्ट रेडी करवाते हैं, ठीक है. नाउ बैंक ब्रांच ए जो है ये डिमांड ड्राफ्ट प्रिपेयर करेगी और ब्रांच बी को बोलेगी कि जो भी अमाउंट ड्राफ्ट में मेंशन है, अगर सपोज 18,000 मेंशन है तो 18,000 रुपीज ब्रांच बी पेई को दे देगी. पेई कौन है? जिसका नाम ड्राफ्ट में मेंशन किया हुआ है. तो जिसका भी नाम ड्राफ्ट में मेंशन किया होता है उसको पेमेंट मिलती है, तो उसको हम पेई बोलते हैं. सो अगर आपको पेपर में डेफिनेशन आती है, आपको क्या लिखना है कि इट इज अ रिटन इंस्ट्रक्शन, ये वाली आप डेफिनेशन लिख सकते हैं, जो एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को देती है. और किस चीज की इंस्ट्रक्शन है ये? कि फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी पे करना है उस इंसान को जिसका नाम ड्राफ्ट में मेंशन है. अच्छा, अब एक चीज और यहाँ पे आपको समझनी है कि डिमांड ड्राफ्ट जो है इट मे बी क्रॉस्ड along with अकाउंट पे इंस्ट्रूमेंट. जैसे कोई भी डिमांड ड्राफ्ट ये है, सपोज ये डिमांड ड्राफ्ट है, तो ऐसे यहाँ पे दो पैरेलल लाइंस बनी होती हैं और इसमें लिखा होता है ऐसे अकाउंट पे. इसका मतलब क्या होता है? क्रॉस्ड का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जो मनी है इट कैन नॉट बी टेकन इन कैश फ्रॉम द बैंक अकाउंट. तो आप यहाँ पे बैंक में जो पेई है उसको कैश नहीं मिलेगी. जब भी वो अपनी ब्रांच में ड्राफ्ट को लेके जाएगा तो उसको कैश इन हैंड नहीं मिलेगी. उसका जो भी अमाउंट मेंशन है ड्राफ्ट में वो पेई के बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो जाएगा, बट हाथ में उसको कैश नहीं मिलेगी. ये मतलब होता है कि डिमांड ड्राफ्ट इज क्रॉस्ड. व्हाट डज इट मीन? डिमांड ड्राफ्ट क्रॉस का मतलब होता है कि जब भी पे ड्राफ्ट को लेके जाएगा अपनी बैंक ब्रांच में तो उसको कैश तो नहीं मिलेगी, लेकिन उसके बैंक अकाउंट में पैसा जो है वो जमा हो जाएगा. अब ऐसा क्यों होता है? इट इज कंसिडर एज सेफ, ठीक है. इससे पेमेंट जो है सिक्योर हो जाती है और ये इंश्योर इससे हो जाता है कि जो राइट पर्सन है उसी को पैसा मिले. सपोज करिए सिचुएशन, अगर ये ड्राफ्ट किसी और के हाथ में लग जाए तो उसमें थोड़ा सा इनसिक्योर हो जाता है. लेकिन जब कोई भी इसे काउंटर से कैश नहीं निकलवा सकता तो और अकाउंट में ही जो है फंड्स वो डिपॉजिट होंगे, तो उसका बेनिफिट क्या रहता है कि जो राइट पर्सन है उसी को पैसा ये मिलता है. तो थर्ड पॉइंट यही है कि इट प्रिवेंट्स मिस यूज इफ द डिमांड ड्राफ्ट इज लॉस्ट और स्टोलन, ठीक है. तो ये सेफ मेथड है पेमेंट का. इट इज बेटर देन चेक. वाई इट इज बेटर देन चेक? क्योंकि चेक तो जो है वो बेटा डिसऑनर भी हो सकता है बाय द ड्रॉई बैंक, ठीक है. तो चेक में क्या होता है कि अगर जो भी ड्रॉर है जिसने भी चेक इशू किया है उसके अकाउंट में अगर फंड्स नहीं है और सपोज उसने चेक इशू कर दिया तो चेक उसका डिसऑनर भी हो सकता है, क्योंकि फंड्स ही इनसफिशिएंट है, अकाउंट में फंड्स ही नहीं और चेक इशू कर रहा है ड्रॉर. तो जब भी चेक जो है अगर फंड्स ही नहीं है इट विल बी डिसऑनर्ड. लेकिन डिमांड ड्राफ्ट के केस में डिसऑनर वाली टेंशन नहीं रहती है, क्योंकि बैंक जो है उस केस में ड्रॉर कौन है? बैंक है, ठीक है. तो ये मेन डिफरेंस है. फिर इसमें जो ड्राफ्ट जो है ये कौन इशू करता है? बैंक इशू करता है. लेकिन इसमें जो जैसे चेक के केस में कस्टमर के सिग्नेचर होते हैं, इसमें कस्टमर के सिग्नेचर नहीं होते. ड्राफ्ट कौन साइन करता है? सिग्नेचर किसके होते हैं? बैंक ऑफिशियल्स के होते हैं, राइट.
अच्छा, ये भी आपका पेपर में 1 मार्कर आ सकता है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ पे ऑर्डर? इट इज कॉल्ड एज लोकल डिमांड ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक, राइट। नाउ डेफिनेशन ऑफ डिमांड ड्राफ्ट ये ऊपर मैंने आपको बता ही दी है कि एक तरह से इंस्ट्रक्शंस या ऑर्डर होता है एक बैंक का, और वो दूसरे ब्रांच को ऑर्डर दे रहा है। इट इज द ऑर्डर ऑफ वन ब्रांच of a bank to the another branch of the same bank, right, to pay on demand a certain sum of money to a specified beneficiary। यानी एसबीआई की ए ब्रांच बी ब्रांच को ऑर्डर दे रही है कि पे को एक स्पेसिफाइड सम ऑफ मनी जो है वो पे करनी है। अब इसमें 3 पार्टीज हैं, ड्रॉर ब्रांच, ड्रॉई ब्रांच एंड पे। ठीक है, तो 3 पार्टीज होते हैं यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट इज डिमांड ड्राफ्ट का इशू प्रोसेस क्या रहता है। सबसे पहले एप्लीकेंट जो है, जो अप्लाई कर जिसको डिमांड ड्राफ्ट चाहिए, वो एक डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट स्लिप फिल करता है और उसमें मेंशन करता है कि क्या अमाउंट होगा। पे जिसको भी ये ड्राफ्ट के थ्रू पेमेंट करनी है उसका नाम मेंशन होगा। जैसे राम ने अगर ड्राफ्ट बनवाना है और उसने पे करना है शाम को, तो ड्राफ्ट में किसका नाम मेंशन होगा? पे, जिसको पे करना है, शाम को पैसे देने हैं, तो शाम का नाम मेंशन होगा। अमाउंट मेंशन होगा कि 10,000 पे करने हैं। ठीक है। इशुइंग ब्रांच, जैसे एसबीआई का ही मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। इशुइंग ब्रांच है ब्रांच ए, राम जो है ब्रांच ए में जाएगा। ठीक है। लोकेशन क्या है? तो ड्राफ्ट शुड बी पेबल एट हिज नेम, उसका सिग्नेचर होगा, अकाउंट नंबर होगा, एक्सेट्रा। तो राम जो है वो एक डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट स्लिप फिल करेगा जिसमें वो पे का नाम, अमाउंट कितना है, ब्रांच कौन सी ब्रांच ये डिमांड ड्राफ्ट इशू कर रही है, ये सारी डिटेल्स फिल करेगा, राइट। ओके, तो ज्यादातर केसेस में क्या होता है, तो ये जो परचेजर ऑफ ड्राफ्ट है, जैसे मैं एग्जांपल है राम को ड्राफ्ट खरीदना है, उसका ऑलरेडी एसबीआई ब्रांच ए में अकाउंट ऑलरेडी होता है, तो वो क्या बैंक को अलाउ करेगा, बैंक को अथॉरिटी दे देगा कि बैंक जो है ब्रांच ए राम के अकाउंट से डेबिट कर देगी, मतलब फंड्स निकाल लेगी। ठीक है। एंड इधर थ्रू दी चेक और डेबिट मेंटेन। सो थर्ड केस में जब बैंक जो है वो डेबिट कर देगा राम का अकाउंट, और डिमांड ड्राफ्ट जो है वो बेनिफिशियरी का मतलब हो गया जिसको पेमेंट मिलेगी, शाम के नाम, शाम के फेवर में डिमांड ड्राफ्ट इशू हो जाएगा। तो मैं अभी तक ये स्टेप्स 3 रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले राम जाएगा, जिसको भी डिमांड ड्राफ्ट बनवाना है वो डिमांड ड्राफ्ट रिक्वेस्ट स्लिप फिल करेगा जिसमें नाम, जिसको पेमेंट करनी है, बेनिफिशियरी या पेई बोलते हैं उसे, उसका नाम फिल करेगा। और सेकेंड पॉइंट में आप ये लिखेंगे कि जो राम है जिसको परचेजर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट भी बोला जाता है, ही विल, ज्यादातर केसेस में परचेजर ऑफ डिमांड ड्राफ्ट का अकाउंट ब्रांच में होता ही है, तो वो बैंक को अथॉरिटी दे देगा कि मेरे अकाउंट से फंड्स डिडक्ट कर दो, डेबिट कर दो। एंड जब फंड्स डेबिट कर देगा बैंक, यानी कि डिडक्ट कर देगा राम के अकाउंट से, तो वो ड्राफ्ट इशू कर देगा। और किसके फेवर में इशू करेगा? शाम के फेवर में, मतलब शाम को पैसा मिलेगा, राइट। देन बेनिफिशियरी बैंकर मतलब यानी कि शाम का बैंक जो है वो इस ड्राफ्ट को क्लियर करेगा क्लियरिंग प्रोसेस के थ्रू। और जब क्लियर हो जाएगा तो बेनिफिशियरी बैंक यानी ब्रांच बी जो है बेनिफिशियरी अकाउंट में यानी शाम के अकाउंट में पैसा डाल देगी। ठीक है, तो इस ये प्रोसीजर होता है। और बैंक इसके लिए जो है थोड़े से चार्जेस जो है वो लेता है इन द फॉर्म ऑफ अ कमीशन। ठीक है, तो कितना अमाउंट होता है? कस्टमर हैज टू पे अमाउंट इक्वल टू डिमांड ड्राफ्ट अमाउंट प्लस कमीशन प्लस सर्विस टैक्स। ओके, अब कई बारी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बोला था कि राम का या कोई भी परचेजर है जिसको ड्राफ्ट खरीदना उसका अकाउंट मोस्टली होता है। अब जस्ट इमेजिन करिए ऐसे भी केसेस होते हैं कि मुझे ड्राफ्ट बनवाना है और मेरा उस बैंक में अकाउंट नहीं है, तो भी मैं डिमांड ड्राफ्ट बनवा सकती हूँ, परचेज कर सकती हूँ। लेकिन उस केस में, ये पॉइंट इसमें मेंशन है, उस केस में टोटल जो अमाउंट है इट शुड नॉट एक्सीड 49,999, राइट। और पैन नंबर परचेजर का भी चाहिए होगा।
अगर डिमांड ड्राफ्ट जो है वो 10,000 से ज़्यादा एक्सीड करता है, तो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर बैंक अकाउंट नहीं है आपका उस ब्रांच में, तो भी आप ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, राइट। ओके, अब इसी तरह पेई का अगर अकाउंट नहीं है ब्रांच में, तो भी सपोज एसबीआई ब्रांच में शाम का अकाउंट नहीं है, उस केस में क्या होगा, तो और उसका अकाउंट जो है पंजाब नेशनल बैंक में, तो वो बैंक आपस में ही फिर पंजाब नेशनल बैंक जो है वो अ, क्या करेगा, ही विल फॉलो अप एंड डू द नेसेसरी थिंग्स। नाउ एडवांटेजेस क्या है डिमांड ड्राफ्ट के, क्रॉस्ड हो सकेगा, क्रॉस्ड हो जाएगा तो इसका मतलब बैंक काउंटर पे जाके वो इन कैश नहीं होगा, डायरेक्टली जो पे है उसी के अकाउंट में फंड्स जो है डिपॉजिट होंगे, तो सेफ रहता है और डिसऑनर नहीं होता। नाउ नेक्स्ट इज ई बैंकिंग। अब आपको पता ही है कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग इज वेरी मच इन डिमांड। तो बैंक में जो हैसल होता है, लॉन्ग लाइन लॉन्ग क्यूज में यू हैव टू स्टैंड अप और आपको बैंक जाना पड़ता है, वो सारी प्रॉब्लम्स जो है ई बैंकिंग के थ्रू रिमूव हो चुकी है, राइट। तो आरबीआई ने इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट्स को काफी प्रमोट किया है, ठीक है। और बहुत सारी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, जिसे आरटीजीएस बोलते हैं, थ्रू नेफ्ट जिसे नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर बोलते हैं, एंड NECS नेशनल इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। तो ये तीनों चीजें हैं, इनके बारे में हम डिटेल में अभी आगे पढ़ेंगे चैप्टर में। नाउ बेनिफिट्स क्या है ई बैंकिंग के, बेनिफिट्स इंटरनेट बैंकिंग के तो काफ़ी बेनिफिट्स हैं। आप कन्वीनियंस कहीं पे भी बैठ के आपको किसी के अकाउंट में फंड ट्रांसफर करना है आप कर सकते हैं। बेटर इंटरेस्ट रेट सर्विसेज, मोबिलिटी, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी है, ठीक है। ऑपरेटिंग कॉस्ट भी कम होती है और एरर के चांसेस भी कम होते हैं, तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। ओके, एक बेनिफिट और है कि जो पेपर की वेस्टेज होती थी वो भी इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग के थ्रू अब कम हो गई है। नाउ कम्स ECS। व्हाट इज ECS? इट इज इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ठीक है। तो ये भी इलेक्ट्रॉनिक मोड है पेमेंट का, या रिसीव करने का। कई ट्रांजैक्शंस जो हैं उनके थ्रू पेमेंट रिसीव होती है, कई ट्रांजैक्शंस के थ्रू आप पेमेंट करते हैं। तो ऑनलाइन जब आप इसको करते हैं ट्रांजेक्शन्स को, ठीक है, इट इज डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज। तो ये जो ECS सर्विसेज है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विसेज, ये वो ऑर्गेनाइजेशंस या इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं जिनको बल्क में पेमेंट करनी है। सपोज आई एम वर्किंग इन वन रेप्यूटेड ग्लोबल स्कूल, ठीक है। अब वो जो स्कूल है उधर बहुत सारे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, टीचिंग स्टाफ है, नॉन टीचिंग स्टाफ है, देन हाउस कीपिंग है, बहुत सारे एम्प्लॉयज है। तो अब वो एक एक को तो इंडिविजुअली पेमेंट नहीं कर सकते। मंथ एंड में वो क्या करते हैं, वो सबके अकाउंट में जो है सैलरी क्रेडिट हो जाती है। तो ये कैसे होती है, ये थ्रू इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ये बल्क पेमेंट करते हैं, ठीक है। और इसी तरह ECS सर्विसेज यूज की जाती है जब बल्क अमाउंट कलेक्ट करना होता है। जैसे अगर आप, आई एम लिविंग इन उत्तर प्रदेश, तो वहां पे UPPCL, इस ये जो है, ये कौन सी बॉडी है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल है, ये आप इनको पे करते हो। अब ये एक एक से तो पे नहीं कलेक्ट करेंगी, तो ये भी ECS सर्विसेज को यूज करती हैं। और जितने भी इनके बहुत सारे कस्टमर्स हैं जो इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, ठीक है, तो ये इन सर्विसेज को यूज करके बल्क अमाउंट में एक साथ सारे कस्टमर से मनी रिसीव कर लेते हैं। कैसे प्रोसीजर है वो अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। सो ECS देखिए डेफिनेशन। अब ECS के दो वेरिएंट्स है, फर्स्ट है ECS क्रेडिट और दूसरा है ECS डेबिट। अब व्हाट इज ECS क्रेडिट? ये ECS क्रेडिट के बारे में देखिए, मैंने यहाँ लिखा हुआ है, ये वो सिस्टम है जो ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं, ठीक है। और ECS क्रेडिट में ये जो सर्विसेज यूज करी जा रही है, क्यों करी जा रही है, बिकॉज इनको बहुत सारे लोगों को एक साथ पेमेंट करनी है। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप स्कूल में काम कर रहे हैं तो ये स्कूल इस सर्विसेज को यूज करेगा ताकि वो अपने एम्प्लॉयज को एक साथ पे कर सके। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग सेपरेट पेमेंट, ये इंस्टीट्यूशन क्या करते हैं कि ये अपना बैंक अकाउंट डेबिट कर देते हैं एक ही बारी में, और जो मनी है वो
सभी एम्प्लॉयज के बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाती है, पहुंच जाती है, चाहे जो एम्प्लॉयज हैं उनके बैंक ब्रांचेस अलग अलग जगह पे। सो ईसीएस क्रेडिट में क्या है, जो इंस्टीट्यूशन है उनके अकाउंट से तो एक ही बारी डेबिट होता है। ठीक है, सपोज एक इंस्टीट्यूशन है और वो 2 लाख रुपए सैलरी पे कर रहा है, 12 लाख रुपए सैलरी, हर एम्प्लॉय, सारी एम्प्लॉयज की जो सैलरी है 12 लाख है, तो 12 लाख ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से एक ही बारी डेबिट हो जाएंगे, लेकिन हर कस्टमर्स के अकाउंट में वो जो है मनी क्रेडिट हो जाएगी। डेबिट एक ही बारी होगा, डेबिट मतलब उसके ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट से जो फंड्स हैं वो माइनस हो जाएंगे 12 लाख, लेकिन हर कस्टमर के, हर एम्प्लॉयज के अकाउंट में, जैसे किसी को मिल रहा है 80,000, किसी को 20,000, सबके अकाउंट में जो है बेनिफिशरीज के या एम्प्लॉयज के अकाउंट में पैसा जो है डायरेक्टली क्रेडिट हो जाता है, राइट। मनी इज क्रेडिट डायरेक्टली इनटू द अकाउंट ऑफ ऑल द एम्प्लॉयज, राइट। अब ईसीएस डेबिट, यहाँ पे देखिए ऊपर ईसीएस क्रेडिट में लिखा है कि अगर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, सैलरीज देनी है, तो इंस्टीट्यूशन इस सर्विसेज को यूज करते हैं। और ईसीएस डेबिट में क्या है, ये वो ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं जिनको अब पैसा कलेक्ट करना है बहुत सारे लोगों से, ठीक है, तो वो भी ये सर्विसेज यूज करते हैं। तो जैसे ईसीएस डेबिट कब यूज होता है, टेलीफोन का बिल कलेक्ट करना है किसी ऑर्गेनाइजेशन ने, इलेक्ट्रिसिटी का करना है, वाटर बिल्स कलेक्ट करने हैं, लोन की इंस्टॉलमेंट है, ये सारा तब अब ऑर्गेनाइजेशन ने इस समय कलेक्ट करना है। सो ईसीएस डेबिट क्या है, ये वो सिस्टम है which is used by the organization to collect the money from many people bank account automatically। अब अलग अलग कस्टमर्स हैं, सबके अकाउंट से जो है ऑर्गेनाइजेशन को पैसा कलेक्ट करना है, ठीक है। तो कस्टमर को इसमें क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन जो है वो, ये देखिए मैं इस बार इसको दोबारा से इसको हटा देती हूँ सो दैट यू कैन रीड इट प्रॉपरली। ऑर्गेनाइजेशन सभी के अकाउंट से पैसा डिडक्ट करती है और क्रेडिट कर देती है इकट्ठे। जैसे कस्टमर ए है, उसका बिजली का बिल है 2000, कस्टमर बी है उसका है 5000, कस्टमर सी है उसका है 3000, तो सबके अकाउंट से पैसा डिडक्ट हो जाएगा और इकट्ठा कितना हो गया, सपोज 10,000, ये ऑर्गेनाइजेशन के बैंक अकाउंट में जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा। तो इस तरह ये सिस्टम वर्क करता है। नाउ देयर आर 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ ईसीएस स्कीम्स, लोकल ईसीएस, रीजनल ईसीएस एंड नेशनल ईसीएस। अब लोकल ईसीएस क्या होता है, लोकल ईसीएस में जो पेमेंट की जाती है या कलेक्ट की जाती है वो विद इन द सिटी है या सराउंडिंग एरियाज, बस आपको ज्यादा नहीं करना कि जो भी पेमेंट कलेक्ट करी जा रही है विद इन द सेम सिटी। जैसे अगर नोएडा की मैं एग्जांपल लूं तो विद इन नोएडा ये सिस्टम फॉलो होता है, सिर्फ नोएडा नोएडा में। रीजनल ईसीएस में क्या होता है, रीजनल ईसीएस में पूरे स्टेट में ये जो आरईसी है, आर मतलब रीजनल, रीजनल ईसीएस है, ये फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं सारी ब्रांचेस में जो दे आर विद इन अ होल स्टेट। जैसे अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं, यूपी, इट इज अ स्टेट, तो इस स्टेट में जितनी भी बैंक ब्रांचेस हैं, ठीक है, दे विल कम इफ दे वांट टू अवेल दी सर्विसेज, दे विल मेक यूज ऑफ रीजनल ईसीएस। अगर पूरा स्टेट कवर हो रहा है तो हम रीजनल ईसीएस फॉलो करेंगे। अब सिटी, यूपी में अगर एक सिटी है सपोज नोएडा, तो वो अगर सिर्फ नोएडा के अंदर नोएडा ही कवर हो रहा है, सारी नोएडा की बैंक ब्रांचेस कवर हो रही हैं, तो इसका मतलब वो लोकल ईसीएस फॉलो कर रही है। नाउ व्हाट कम्स नेशनल ईसीएस, नेशनल ईसीएस सेंट्रलाइज्ड वर्जन है एंड इसमें एक इसमें पेमेंट्स जो हैं दे आर मेड टू बैंक अकाउंट एनीवेयर इन इंडिया, एनीवेयर इन इंडिया। सो वहां यहाँ पे एक सेंट्रल सिस्टम होता है मुंबई में एंड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट यहाँ पे की जाती है विच कवर द इंटायर कंट्री। यहाँ पे पूरी कंट्री, नेशनल मतलब पूरी कंट्री यानी इंडिया कवर होती है। तो अगर
बहुत ज़्यादा आपको टफ लग रहा है तो आपको सिंपल ऐसे एग्जांपल देके बोल सकते हो कि नोएडा में अगर सिर्फ कवर कर रहा है, ठीक है, अगर ब्रांच कवरेज जो है सिर्फ विद इन द सेम सिटी है तो लोकल, अगर ब्रांच कवरेज है विद इन द इंटायर स्टेट इट इज रीजनल, अगर ब्रांच कवरेज है विद इन द इंटायर नेशन देन इट इज नेशनल ईसीएस। नाउ ये अभी मैंने आपको बेसिक थोड़ा सा ब्रीफिंग दी है। व्हाट इज ईसीएस क्रेडिट डिटेल प्रोसीजर, ये हम आगे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन स्टे ट्यून टू माय चैनल, प्लीज हिट द लाइक बटन, share and subscribe the channel as well. Thank you for watching the video.